सुबह सुबह हम सबको भूख लगती है और मम्मी बोलती है कि खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी भी नहीं मिलेगी हमें। बट हम जो खाते हैं ये सब ग्रो कहाँ पे होता है? ऑफ कोर्स ये सब खेतों में ग्रो होते हैं, लेकिन खेतों में ये सब कैसे ग्रो होते हैं? क्या साल के किसी भी टाइम इन्हें हम ग्रो कर सकते हैं? अच्छा, टूल्स और मशीन्स क्या क्या यूज होता है इसमें? हम सब्जियां फ्रिज में कुछ दिनों के लिए अगर नहीं रखेंगे तो सब्जियां सूख जाती है। तो खेतों से हार्वेस्ट करने के बाद फूड आइटम्स नहीं सूखते क्या? इन सबको स्टोर कैसे किया जाता है? दूर दूर तक इनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है? इन्हीं सभी सवालों के आंसर्स हम फाइंड आउट करेंगे हमारे NCERT क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा शर्मा और स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया चैनल पे, जहां पे हम पिक्चर्स, वीडियोस और नोट्स के साथ हमारे चैप्टर्स को पढ़ते हैं। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि इस चैप्टर में हम क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि पौधों को उगाने के बारे में कुछ पढ़ाई करने वाले हैं। अच्छा, कुछ टोमेटो प्लांट, चिली प्लांट तो हम अपने घर के पीछे भी उगा लेते हैं, तो उसे भी हम क्या क्रॉप कह सकते हैं? वी कैन नॉट कॉल दिस एज क्रॉप, क्योंकि एक ही तरीके के बहुत सारे पेड़ जब उगते हैं, पौधे जब उगते हैं, उन्हीं को हम क्रॉप कहते हैं। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एट अ लार्ज स्केल, दैट विल बी कॉल्ड एज अ क्रॉप। अब सवाल ये उठता है कि व्हाई डू वी नीड क्रॉप? हमें क्रॉप को ग्रो करने की जरूरत क्यों पड़ती है? आसान शब्दों में बोलें तो क्रॉप के फॉर्म में ही हमें फूड मिलता है और इसीलिए हम क्रॉप को ग्रो करते हैं। हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जितने भी तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ पे, जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, यहाँ तक कि प्लांट्स भी, सभी को फूड की जरूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए। और ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड खुद ही बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन इट्स लीफ। ये केमिकल रिएक्शन करता है और अपने लिए ग्लूकोज, दैट इज द फूड ऑफ द प्लांट, अपने लिए बनाता है। लेकिन क्योंकि हम ह्यूमंस और बाकी एनिमल्स इस तरीके से रॉ मटेरियल्स लेके अपने लिए ग्लूकोज नहीं बना पाते, तो इसलिए हमें दूसरों पे, एनिमल्स पे और प्लांट्स पे डिपेंड करना पड़ता है अपने फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। सो व्हाट इज द बेसिक सोर्स ऑफ फूड? हमें हमारा खाना कहाँ से मिलता है? वी हैव टू सोर्सेस, या तो हम प्लांट से फूड ड्रॉ करते हैं या तो एनिमल सोर्सेस से हमें फूड मिलता है। प्लांट्स जैसे कि हम अलग अलग तरीके के सीरियल्स खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं। रोटी हमें व्हीट के क्रॉप से मिलती है, वेजिटेबल्स क्रॉप ग्रो होते हैं, पल्सेस यानी कि दाल के क्रॉप, फ्रूट्स भी प्लांट पार्ट्स ही होते हैं। और उसी तरह एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे हम एग्स, हनी, फिश और मिल्क, ये सभी प्लांट्स एज अ फूड हमें ग्रो करना पड़ता है। और जो एनिमल्स हम एज अ फूड खाते हैं, उन एनिमल्स को भी आफ्टर ऑल प्लांट्स से ही अपना फूड मिलता है। तो घुमा फिरा के ये जो ऑटोट्रॉप्स है, दे आर द अल्टीमेट फूड रिसोर्स फॉर ऑल ऑफ अस। अच्छा, एक बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन है, क्या कोई ऐसा फूड सोर्स है जो ना तो हमें प्लांट से मिलता है ना ही एनिमल से मिलता है, लेकिन फिर भी वो हमारा खाना है? कैन यू थिंक ऑफ समथिंग? इट इज द मशरूम। रेस्टोरेंट में कई बार आप गए हो तो आपको मटर मशरूम, मशरूम पनीर इत्यादि बहुत अलग अलग टाइप के डिश मिलते हैं, शायद आपकी मम्मी घर में भी बनाती होगी। सो मशरूम इज नॉर अ प्लांट नॉर इट इज एन एनिमल, इट इज अ काइंड ऑफ अनदर क्रीचर जिसे हम फंगस बोलते हैं। एंड फंगस आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ लिविंग फॉर्म। बट 7th स्टैंडर्ड से ही हम ये जो फूड पढ़ते आ रहे हैं। व्हाई डू वी नीड टू ईट फूड? बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी। फूड हमारे बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एसिमिलेट होता है, बॉडी के सभी सेल्स में ग्लूकोज पहुंचता है। सांस लेके ब्रीथ करके हमने जो ऑक्सीजन अपनी बॉडी में लिया, यही ऑक्सीजन और ग्लूकोज केमिकल रिएक्ट करके हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और इसी एनर्जी को हम हमारे दिन भर के हर एक काम में लगाते हैं, चाहे वो सोने का काम हो, पढ़ाई का काम हो, खाने का काम हो या फिर सारे लाइफ के प्रोसेसेस। फॉर आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑल्सो दिस एनर्जी यूज, एंड फॉर द अदर लाइफ प्रोसेसेस जैसे रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, हर चीज के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और इसीलिए फूड हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब फूड किस किस को चाहिए? सभी को चाहिए भाई। दुनिया के जितने भी लोग हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन, सबको फूड चाहिए। सबसे ज्यादा वर्ल्ड का पॉपुलेशन कहां है? इट इज द चाइना। अगर इस ग्राफ
ग्राफ का पूरा सर्कल वर्ल्ड का पॉपुलेशन दिखाता है तो सबसे ज्यादा पोर्शन जो है वो चाइना के लोग ही कवर करते हैं, और चाइना के बाद द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इज इंडिया। एंड एज पर द लेटेस्ट रिकॉर्ड, इंडियाज पॉपुलेशन इन 2024 जनवरी इज 1.44 बिलियन पीपल। और खाना सबको चाहिए, इसीलिए इतने लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब सभी तो अपने घर के पीछे हर चीज नहीं ग्रो कर सकते, सो वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स, स्पेशली द फार्मर्स फॉर आवर फूड रिक्वायरमेंट, क्योंकि फार्मर्स ही हैं जो फूड को प्रोड्यूस कर सकते हैं एट अ लार्ज स्केल। और ये कैसे हो सकता है? हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू आवर लार्ज पॉपुलेशन? फर्स्ट पॉइंट, बाय रेगुलर प्रोडक्शन। देखिए, आज भूख लग रही है, थोड़ा सा उगा लिया, हमने खा लिया, लेकिन कल भी तो भूख लगेगी, परसों भी भूख लगेगी। कंटिन्यूअसली फूड का रिक्वायरमेंट है, इसलिए कंटिन्यूअसली फूड को प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा। उसके बाद प्रॉपर मैनेज भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने उगा तो लिए लेकिन अब उसे हम रख नहीं पा रहे हैं, वो सड़ रहा है, या फिर बारिश आ गई, उस पे कीड़े पड़ गए और सारा का सारा क्रॉप वेस्ट हो गया। प्रॉपर मैनेजमेंट, उसे हम किस तरीके से बचा के संभाल के रख सकते हैं, वो हमें सीखना है। एंड आफ्टर दैट प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रॉप। अब इंडिया के हर स्टेट में तो एग्रीकल्चर नहीं होता, तो वहां तक फूड कैसे पहुंचता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? तो ये 3 पैरामीटर्स जब फुलफिल हो जाते हैं तभी सभी को, लार्ज पॉपुलेशन को फूड की रिक्वायरमेंट पूरी हो पाती है। और ये कैसे पॉसिबल है? बाय द एग्रीकल्चर। अब कुछ लोग बोलते हैं कि एग्रीकल्चर मतलब खेतों में पौधों को उगाना ही एग्रीकल्चर हुआ, बट दिस इज नॉट। टू ग्रो क्रॉप इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, लेकिन इस एग्रीकल्चर में और भी बहुत सारी चीजें शामिल है, जैसे एग्रीकल्चर इज द कल्टिवेशन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर लाइफ फॉर्म्स फॉर फूड and other products also which is used to sustain life। देखिए, जैसे हमने तबेला देखा है, वहां पे बहुत सारे काऊ रहते हैं, उनको पाला जाता है, उनसे दूध प्राप्त किया जाता है, जिससे हमारी मिल्क की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। सी प्लांट्स तो हमने जैसे सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब ग्रो कर लिए। अदर प्रोडक्ट्स क्या होंगी? जैसे हम कॉटन ग्रो करते हैं, कपड़े पहनते हैं ना जो कॉटन से ही बनते हैं, तो उसकी भी तो खेती होती है। सो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर एग्रीकल्चर। सिमिलरली 7th स्टैंडर्ड में आपने शीप का रियरिंग केयरिंग पढ़ा है, जिससे कि हमें वुल प्राप्त होता है, हम हमारे लिए स्वेटर बनाते हैं। फिश का भी कल्चर होता है। तो क्योंकि ये टॉपिक इतना वास्ट है, इतना बड़ा है और हर चीज हमें समझ में आनी चाहिए, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब सबसे पहले एग्रीकल्चर किसने करना शुरू किया होगा? हमने स्टोन एज पीपल के बारे में पढ़ा है। जो सबसे पहले के लोग हुआ करते थे वो लोग नोमैडिक हुआ करते थे, यानी कि यहाँ वहां वो घूमते रहते थे, अपने लिए फूड और शेल्टर की तलाश में वो यहाँ वहां घूमा करते थे। वहां पे उनको कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिल जाता था, वो खा लेते थे। कभी एनिमल्स को हंट करके एज अ फूड वो खा लेते थे। आसपास के सभी पेड़ पौधों से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खत्म हो गया, फिर वो दूसरी जगह चले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे करके इन्हीं लोगों ने ऑब्जर्व किया कि ये जो फ्रूट्स है, इनके बीज है, सीड्स है, ये कभी एक जगह पे गिरे और वहां से नया प्लांट ग्रो हो गया, और प्लांट ने ग्रो होके और भी बहुत सारे फ्रूट्स बनाए। तो तब उनको लगा कि हम तो एक जगह पे रह सकते हैं और एक ही जगह पे न्यू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं, और तभी एग्रीकल्चर शुरू हुआ। इट स्टार्टेड अराउंड 10,000 BCE। द अर्लीस्ट क्रॉप व्हिच वाज प्रोड्यूस्ड बाय देम वाज राइस, व्हीट एंड अदर सच फूड क्रॉप्स। और इसी टर्म को आगे ले जाकर साइंटिस्ट ने एग्रीकल्चर का नाम दिया। एग्री का मतलब है क्रॉप और कल्चर मतलब उगाना। क्रॉप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है हमारे लिए, तो इसी क्रॉप को डिफाइन कर लेते हैं पहले। अगर मैंने अपने घर के किचन गार्डन में बहुत सारी चीजें उगा रखी हो तो उसे मैं क्रॉप नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं बहुत अलग अलग चीजें उगा रही हूँ। क्रॉप हम उसे बोलेंगे जब एक ही तरीके के प्लांट एक ही जगह पे बहुत सारे क्वांटिटी में, लार्ज स्केल में ग्रो हो रहे हो, उसी को हम क्रॉप बोलते हैं। ये क्रॉप बहुत ही अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे सीरियल क्रॉप होते हैं, व्हीट, राइस के क्रॉप हमने देखे। हमने खेत भर के वेजिटेबल्स के क्रॉप देखे हैं, जैसे कैबेज उगता है, कॉलीफ्लावर उगता है। हमने फ्रूट की खेती देखी है, जैसे लार्ज स्केल में एप्पल की खेती होती है। उसी तरीके से ऑयल सीड्स के क्रॉप्स भी होते हैं, जो सीड्स से हमें ऑयल मिलता है, जैसे मस्टर्ड, सरसों का तेल हमें मिलता है। उसी तरीके से फ्लावर्स का भी क्रॉप होता है, जो ऑर्नामेंटल फ्लावर्स होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं दिखने में, डेकोरेशन के लिए इन्हें यूज होता है, तो उसकी भी खेती होती है। लेकिन कौन सी खेती किस टाइम पे करना है? देखिए, अब समर्स है, बहुत ही ज्यादा गर्मी है, तो हमें क्या खाने को फील होता है? कुछ ऐसा हो जो ठंडा हो, जो पानी से भरा हुआ हो, जूसी हो, वाटरमेलन, मैंगो, क्यूकम्बर एक्सेट्रा खाने का मन ज्यादा करता है। उसी तरीके से देखिए, सर्दियां आती हैं तो बाजार में कॉलीफ्लावर ज्यादा मिलने लगता है, हमें ग्रेप्स और ऑरेंजेस मिलने लगते हैं, जो गर्मियों में हमें नहीं मिलते। इंडिया एक बहुत ही लकी कंट्री है, क्योंकि इसके क्लाइमेट में इस तरीके के टेम्परेचर चेंजेस
रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एक रीजन से दूसरे रीजन पे बहुत अलग अलग वेरी करते हैं और इसीलिए हर क्रॉप को ग्रो करने का एक स्पेसिफिक सीजन होता है। सो हियर वी हैव टू मेन टाइप ऑफ क्रॉप्स। पहला है खरीफ क्रॉप्स, दूसरा है रबी क्रॉप। इसके बारे में हमने हमारे लोअर क्लासेस में थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। एक और नई तरीके का क्रॉप है जायद क्रॉप्स, जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं लिखा, बट दिस इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट क्रॉप। अब सबसे पहले सीजन को समझ लेते हैं। सबसे पहले गर्मियां आती है, गर्मियों के बाद बारिश आ जाती है और फिर बारिश के बाद कुछ महीनों के बाद ठंडियां आ जाती है। अब उसी तरह इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहले आता है के, उसके बाद आता है आर और लास्ट में जाके आता है जेड। तो K फॉर खरीफ, R फॉर रबी एंड Z फॉर जायद क्रॉप्स। इसी सीक्वेंस को याद रखिए तो याद रखने में बहुत ही आसानी होगी। जो रेनी सीजन के पहले हम बीजों को बोते हैं उसे हम खरीफ क्रॉप बोलेंगे, जो विंटर सीजन के पहले हम बीजों को बोते हैं उसे रबी क्रॉप बोलेंगे और जिस क्रॉप को गर्मियों के समय हम बोते हैं उसे हम जायद क्रॉप्स बोलेंगे। सीजन क्योंकि गर्मियों से शुरू होता है तो जायद क्रॉप समर क्रॉप से ही हम स्टार्ट करते हैं। द सीड्स ऑफ विच आर सोन एट अ बिगिनिंग ऑफ द समर सीजन। अब गर्मियों में देखिए हमें सबसे ज्यादा क्या खाने का मन करता है? जूसी वाटरमेलन, तरबूज खाने का मन करता है, मस्क मेलन खाने का मन करता है, करेला भी ज्यादातर आता है। हमें खुद खाने का मन नहीं करता लेकिन करेला भी जायद क्रॉप्स में ही आता है। उसी तरीके से खीरा, क्यूकम्बर, ये सभी जायद क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। इनके जो बीज होते हैं वो मार्च और जून के बीच में ही सो होता है, जमीन में बोया जाता है। अब मार्च और जून का महीना देखिए गर्म होता है, सूखा होता है, ड्राई वेदर रहता है। तो ये जितने भी क्रॉप्स होते हैं जायद क्रॉप्स वाले, इनको वार्म और ड्राई वेदर चाहिए होता है पौधों को ग्रो होने के लिए, बड़े होने के लिए, अच्छी फसल होने के लिए। इसीलिए इसी टाइम पे इन क्रॉप्स को बोया जाता है और इसका हार्वेस्ट सीजन होता है जून और जुलाई के बीच में। तो बोया हमने मार्च के आसपास और उन्हें काट लिया जून जुलाई के आसपास। उसके बाद आ जाती है बारिश और हमारे खरीफ क्रॉप का टाइम हो जाता है। अब खरीफ क्रॉप देखिए ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत सारा पानी चाहिए होता है। दे नीड अ लॉट ऑफ वाटर टू ग्रो। इसीलिए उनके बीजों को हम बारिश आने के पहले ही जमीन पे बो देते हैं ताकि ये सीड्स जर्मिनेट हो सके और जब तक ये प्लांट बड़े होते हैं तब तक बारिश आ जाती है और इन्हीं बारिश की वजह से ये प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। सो दीज क्रॉप्स आर सोन जनरली इन द मंथ ऑफ जून टू जुलाई, बिल्कुल बारिश के पहले, जैसे राइस, ग्राउंडनट्स, सोयाबीन, रागी। दे नीड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड वार्म क्लाइमेट टू ग्रो। वार्म क्लाइमेट होगा तो उनके सीड्स अच्छे से जर्मिनेट हो पाएंगे और उन्हें प्लेंटी ऑफ वाटर मिलेगा तो जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो बड़े बड़े पौधे बन पाएंगे। और फसल की कटाई करते करते सितंबर अक्टूबर हो जाता है। तो खरीफ क्रॉप्स चलते हैं जून से लेकर अक्टूबर तक। अब फसल की कटाई हो गई, अब आने वाली है सर्दियां और टाइम हो चला है रबी क्रॉप्स का। रबी क्रॉप्स को उतने पानी की जरूरत नहीं होती, तो जब मॉनसून सीजन खत्म होने लगता है और विंटर्स आने लगते हैं तब इन सीड्स को सो किया जाता है। अब देखिए सीड को जर्मिनेट होने के लिए थोड़े थोड़े वार्म टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो इसीलिए बिगिनिंग ऑफ द विंटर में ही इन सीड्स को सो कर दिया जाता है। किस टाइप के सीड? जैसे व्हीट, मटर, मस्टर्ड एंड ग्राम। द सीड्स ऑफ दीज टाइप ऑफ क्रॉप्स आर सोन बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर। अक्टूबर के टाइम में देखिए कैसा रहता है वेदर, थोड़ा थोड़ा वार्म टेम्परेचर रहता है, हल्की हल्की गर्मी रहती है, तो जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं और जब तक ये पौधे बनते हैं बड़े से तब तक दिसंबर का महीना आ जाता है, कोल्ड टेम्परेचर हो जाता है और इस कोल्ड टेम्परेचर में इनकी ग्रोथ अच्छी खासी होती है। These seeds need warm temperature to germinate and cold temperature to grow। अब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 से 4 महीने तक पौधे अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, उनमें और ज्यादा सीड्स, ग्रेन्स आ जाते हैं और अप्रैल और जून के बीच में हम इन्हें काट लेते हैं। वी हार्वेस्ट देम। सो रबी क्रॉप्स का साइकिल सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट होके अप्रैल टू जून तक चलता है। हमारे टेक्स्ट बुक में तो खरीफ क्रॉप के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं जिन्हें बहुत सारा पानी चाहिए होता है, जैसे राइस, मेज, ज्वार, बाजरा। उसके बाद जितने भी दाल हैं, तूर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, कॉटन, जूट के लिए भी बहुत सारा पानी चाहिए, ग्राउंडनट और सोयाबीन को भी। Some important rabi crops for our country are the wheat, peas, mustard, oil seeds जिससे हमें तेल मिलता है, ग्राम एंड बार्ले। और उसके बाद गर्मियों वाले जायद क्रॉप्स जो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे तरबूज, मस्क मेलन, गन्ना, खीरा। अच्छा, अभी बूझों के मन में एक सवाल आया है, ये जो राइस है ये एक खरीफ क्रॉप है जिसे बहुत सारा पानी चाहिए। अगर मैं इसे विंटर सीजन में सो कर देती हूँ तो क्या होगा?
देखिए विंटर सीजन में उतना पानी नहीं मिलता, क्योंकि बारिश होगी तो फ्री में इतना सारा पानी मिल जाएगा, लेकिन विंटर सीजन में तो कोई बारिश ही नहीं होगी तो इतना सारा पानी भी नहीं मिलेगा। पानी नहीं मिलेगा तो ये राइस के पौधे कैसे उगेंगे, बहुत ही छोटे छोटे से, इनमें दाने अच्छे से नहीं आएंगे, क्रॉप कम हो जाएगा, फसल कम होगा और बहुत सारा लॉस हो जाएगा। मतलब मेहनत तो उतना ही करना पड़ेगा, लेकिन उस हिसाब से हमें फसल उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना कि हम बारिश के मौसम में पा सकते थे। इसीलिए जिस क्रॉप को जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, जिस मौसम में उसकी ग्रोथ सबसे अच्छी हो सकती है, उसी मौसम में ही उन्हें हम ग्रो करते हैं। अच्छा, अब कौन सी चीज हमें ग्रो करनी है वो तो हमने सीख लिया, लेकिन खेतों में बीजों को बोने के पहले भी कुछ ऐसे काम होते हैं जो फार्मर स्टेप बाय स्टेप करते हैं, और इन्हीं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स को हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। अगर आपकी मम्मी भी घर के गमले में कुछ उगा रही होती है तो ये प्रैक्टिसेस वो करती हैं। जैसे पहले जमीन को थोड़ा खोदती हैं और फिर उसमें बीजों को बोती है, और फिर उसमें खाद वगैरह दिया जाता है, पानी डाला जाता है, अगर घास वास उग जाए तो उसे निकाला जाता है, और तब जाके हमारे पौधों पे टमाटर नहीं तो खीरा जो भी हमने उगाया है वो उगता है, और फिर हम उसे अच्छे से फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं ना। तो इन्हीं सारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को हम एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, इसी तरीके से मजेदार पिक्चर्स और वीडियोस के साथ। सो स्टे ट्यून्ड, विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।